गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हिसाबी पद्धति की हानि और मर्यादा। हमने लाभ देखे थे 10, अब उसके आज हानि देखते। हिसाब लिखे जाते हैं पर कुछ ऐसी मर्यादा है जो हिसाबों में ध्यान में नहीं रखी जाती, इसलिए उसको हानियाँ कहा गया है। कुछ इतनी महत्वपूर्ण बात होती है फिर भी उस और व्यवसाय को असर करने के बाद भी उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए उसको मर्यादा और हानि कहा गया है। पहली मर्यादा, गैर वित्तीय व्यवहार। कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिसकी वजह से व्यवसाय को लाभ और हानि होता है, फिर असर भी करते हैं, फिर भी उसको व्यवसाय में लिखा नहीं जाता और उस वजह से व्यवसाय की लाभ और हानि की स्थिति बदल भी जाती है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज किया जाता है। क्योंकि उस व्यवहारों को मुद्रा में नहीं माप सकते। हिसाबों को सिर्फ जिसको हम पैसों में मुद्रा में माप सकते उसी को लिखा जाता है और फिर लाभ और हानि पता चलता है व्यवसाय का। लेकिन व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसकी वजह से लाभ हो रहा है, अब वो व्यक्ति व्यवसाय छोड़कर चला गया तो उसको हम पैसों में माप नहीं सकते। 5,000 का व्यक्ति चला गया, अब इस वजह से उसकी वफादारी, उसकी निष्ठा, उसको भी हम पैसों में नहीं माप सकते। और अब वो चला गया तो निष्ठा, वफादारी सब चली गई उसके साथ, तो उसको पैसों में माप नहीं सकते। लेकिन व्यवसाय को उसकी असर होती है, शायद मुनाफा घट जाए तो व्यवसाय को असर करती है, फिर भी लिखा नहीं जाता क्योंकि उसको मुद्रा में फिर भी उसको व्यवसाय में लिखा जाता नहीं है, इसलिए उसको हानि कहा गया है। कि क्यों? उसकी वजह से लाभ और हानि में असर भी होता है फिर भी नहीं लिखते। तो एक मर्यादा हुई कि हिसाबों में ऐसे व्यवहार लिखे जाते हैं जिनको द्रव्य में, मूल्य में आंका जाता है। उदाहरण, माल की खरीदी, बिक्री, संपत्ति का क्रय विक्रय। लेकिन धंधा में काम करने वाले कर्मचारी की प्रति प्रामाणिकता, वफादारी, निष्ठा जैसे गुण धंधा के विकास में महत्व की भूमिका निभाते हैं। इन बाबतों का धंधा के हिसाबों में समावेश नहीं किया जाता, उनको व्यवसाय में लिखा नहीं जाता। द्रव्य का स्थिर मूल्य। द्रव्य का मूल्य बदलता रहता है, यहाँ पर क्या माना गया है? स्थिर। ऐसा होता है? हाँ, देखो सोना चांदी में अभी भाव बढ़ने लगे हैं, लेकिन हिसाब की पद्धति में एक बार लिख दिया 5,000 का माल खरीदा, 10 दिन बाद उसका भाव 6,000 हो गया, लेकिन मूल्य कौन सा आपने लिखा? स्थिर मूल्य, 5,000 ही लिख दिया। तो लिखने की वजह से क्या होता है? मूल्य बदलता है, फिर भी हम काट के उसको बदल सकते हैं नहीं, क्योंकि एक बार लिख दिया बात वहीं पर खत्म हो गई। तो यहाँ पर व्यवसाय के हिसाबों को लिखा जाता नहीं है। ये पढ़ते हैं। हिसाबी पद्धति की धारणा है कि द्रव्य का मूल्य स्थिर है। उदाहरण, 5 वर्ष पहले 50,000 की खरीदी की गई संपत्ति की पुनः स्थापना करें तो मुद्रास्फीति के कारण नई इसी प्रकार की संपत्ति 50,000 की अपेक्षा अधिक रकम में खरीदी जाएगी। हिसाबी पद्धति धारणा करती है कि द्रव्य का मूल्य स्थिर रहता है, व्यवहार में यह संभव नहीं है। द्रव्य के स्थिर मूल्य की धारणा हिसाबी पद्धति की मर्यादा है। अब मैंने अभी बताया कि आपने देखो सोना खरीदा है 5,000 का, आपने चौपड़े में लिख दिया 5,000 का सोना खरीदा, 10 दिन बाद वो 5,000 के बदले 3,500 का हो जाए या तो 6,000 का हो जाए, भाव बढ़ गया, लेकिन आप क्या मानते हो? मूल्य स्थिर रहेगा और आपने लिख दिया। तो जो मूल्य स्थिर मानकर लिखा जाता है यह एक हानि हुई। तो कुछ नुकसान भी है हिसाबों के अंदर और कुछ फायदे भी है। अब आगे, ऐतिहासिक व्यवहार की घटना। हिसाब लिखते हैं पर कौन से? जो हो चुके हैं उसी हिसाबों को लिखा जाता है। भविष्य में उसका कोई उपयोग नहीं है, भविष्य में उसको सुधार नहीं सकते, क्योंकि खरीदी कर ली फिर आपने लिखा, बेच दिया फिर लिखा। तो जो हो चुके हैं भूतकाल उसको लिखते हैं बस। हाँ, ये है कि लिखे हुए व्यवहार से आप भविष्य में वैसी भूल दूसरी बार ना करो, ये हो सकता है, पर उस व्यवहारों की वजह से उस व्यवहार की वजह से भविष्य में वो कोई बदलाव नहीं कर सकते और उसमें सुधार नहीं कर सकते। नई बातों में आप उसको ध्यान में रखकर सुधार ला सकते हो कि पिछली बार मैंने लिखा था उसमें गलती हुई थी, खरीदी मुझे कम करनी है, मुझे ये नहीं करना है, वो देखकर नेक्स्ट ईयर बदल जाता है, लेकिन करंट ईयर में कोई बदलाव आप कर सकते नहीं। तो ये भी एक हानि हुई कि हिसाबी पद्धति में जो व्यवहार और घटना बन गई है उसी को लिखा जाता है, उसमें जो भी भूल हुई है उसको सुधार नहीं सकते, परंतु इन बाबतों का उपयोग भविष्य के लिए कर सकते हैं, भविष्य में कर सकते हैं, पर जो अभी चालू वर्ष में जो भूल हुई है उसको सुधार सकते नहीं। तो ये भी एक हानि हुई हिसाब लिखने की। ये कितनी हानि हुई? 3।
बाजार की अवगणना, बाजार कीमत की अवगणना। अब आपने 5,000 में बाल खरीदा है, बाजार में उसका भाव ज़्यादा है, तो ये तो आपका फ़ायदा हुआ, लेकिन आप बाजार कीमत को ध्यान में रखते नहीं, आप उसकी मूल कीमत को ध्यान में रखते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाजार कीमत की अवगणना। सेम दूसरे के जैसा ही ये है। धंधा की संपत्ति की कीमत में वारंवार परिवर्तन होते रहते हैं, उनकी बाजार कीमत बदलती रहती है। हिसाबी पद्धति में बाजार कीमत की अवगणना करके केवल वास्तविक लागत आधारित लेखा किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उसकी कीमत बदलती रहती है और वास्तविक जो उसकी लागत कीमत यानी मूल कीमत या लागत कीमत है उसी को ध्यान में रखा जाता है। बाजार में उसकी कीमत कम ज़्यादा होती है, फिर भी उसको ध्यान में रखा जाता नहीं। ये भी एक भूल है, हानि है। अनुमानों का उपयोग होता है। हिसाबी पद्धति में कुछ बातें अनुमानों पर लिखी जाती है, जिसमें डूबत ऋण, तो हिसाब लिखते हैं ना, उसमें एडवांस में ऐसा अनामत रखी जाती है, एडवांस में ही, कि इतना हमें पैसा वर्ष पूरा होने तक इतने रुपए का हमें डूबत ऋण, पैसे डूबत ऋण का मतलब ये होता है कि कोई उधार माल ले जाता है तो वो भविष्य में आपको उसकी रकम ना लौटा पाए, तो उस रकम को डूबत ऋण के रूप में लिखा जाता है कि भाई इतने पैसे। तो एवरी ईयर हर व्यवसाय में कुछ ना कुछ पैसे डूबत ऋण के होते हैं। तो अनुमानों के आधार पर कि भाई इतना कर्मचारी अकस्मात के रूप में, आपने देखा प्रावधान, 11वीं में हमने प्रावधान और अनामत का एक लेसन किया था, वो अनुमानों के पर आधारित होता है कि भाई डूबत ऋण के इतने पैसे, अकस्मात वर्ष के दौरान अगर अकस्मात हुआ तो उसके 3 लाख रुपए अलग निकाल देते हैं, सामान्य अनामत करके 4 लाख रुपए अलग निकाल देते हैं, भविष्य में रिनोवेशन है या व्यवसाय में कुछ सुधारात्मक कदम है तो उसके लिए अनामत अलग लिख दे। तो जो अनामत लिखी जाती है ना, वो अनुमानों के पर आधारित होती है। हकीकत में उतना पैसा लगता नहीं है या ज़्यादा भी लग जाता है, तो वो पैसे आपके पड़े पड़े वेस्टेज रहते हैं, उसका कुछ और उपयोग भी आप नहीं कर सकते, और वो पैसे कहीं और लगाए तो आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको वो मुनाफा देते हैं। लेकिन आपने अनुमानों के ऊपर आधारित ही कार्य होता है, अनुमानों की वजह से शायद आपकी गणना गलत भी हो सकती है। हिसाबी पद्धति में संभवित अनामत है जैसी बाबतों को अनुमानों पर गणना की जाती है। यदि अनुमान भूल से भी हिसाबों में देखने को अनुमानों में भूल हो तो भूल हिसाबों में देखने को मिलती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान भूतकाल को ध्यान में रखकर ही तार्किक ढंग से किए जाते हैं, जिससे भूल की आवश्यकता कम रहती है। पिछले साल 5,000 रुपये डूब गए थे, अकस्मात में 3,000 रुपये का हुआ था, रिनोवेशन में 10,000, तो पिछले साल को ध्यान में रखकर इस साल में उसको अनामत पे इतने रुपए आप अनामत के रूप में अलग लिख दो। तो अनुमानों होते हैं, लेकिन भूतकाल में जो घटना घटी उसको ध्यान में रखकर बनाते, इसलिए ज़्यादा भूल की संभावना रहती नहीं है, यानी ये ज़्यादा असर करता नहीं है। दोहरे मानक, हिसाबों में 2 महत्वपूर्ण अंग लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा का समावेश किया जाता है। लाभ हानि खाते में आवक का पत्रक भी कहते हैं लाभ हानि खाते को, चालू कीमत को ध्यान में रखकर। अब ये 2 तरह के मानक, 2 तरह की मेथड को ध्यान में रखकर ये कार्य हो रहा है। कैसे? तो जो लाभ हानि खाता है ना, उसके अंदर खर्च और आय दर्शाई जाती है। 11वीं में आपने आर्थिक चिट्ठा देखा होगा वो। तो लाभ हानि खाते में, अच्छा 11वीं तो आपकी शुरू है, सॉरी। तो अभी आप आगे 11वीं में आप आगे एक लेसन है पार्ट 2 में, तीसरा लेसन अनामत और प्रावधान, वो देखोगे। और फिर ये आप लाभ हानि खाता भी नमूना आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, 5वां लेसन है उसमें, तो आप देखना। तो लाभ हानि खाता जो है ना, उसमें उधार बाजू खर्च होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक उधार बाजू खर्च होता है और जमा बाजू आय होती है। तो उधार बाजू खर्च और जमा बाजू आय वो चालू वर्ष का होता है। चालू वर्ष में वेतन, भाड़ा, किराया, वो सब खर्च है, और मिली दलाली, कमीशन, आय वो दर्शाई जाती है। लेकिन आर्थिक चिट्ठा 2-3 खाते बनाए जाते हैं, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, वो दोनों चालू वर्ष का होता है, और जो आर्थिक चिट्ठे में जो संपत्ति होती है ना, उसमें पुरानी ऐतिहासिक कीमत होती है। तो 2 मानक हुए ना, कि इसमें चालू वर्ष को ध्यान में रखा और इसमें पिछले सभी सालों को ध्यान में रखा। तो 2 मानक की तरह कार्य करता है, इसलिए सही आर्थिक स्थिति पता चलती नहीं है। तो ये 6 प्रकार की हानि हुई।